सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, विश्व का महाद्वीपीय भूगोल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम दूसरा कॉन्टिनेंट यूरोप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एशिया के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, हमने धीरे धीरे पढ़ना सीखा है। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो अब तक तो खैर ट्यूनिंग आपकी बन चुकी है, आपको पता लग चुका है हम कैसे पढ़ते हैं। बाई चांस आप पहली बार मुझे अगर देख रहे हैं, यूरोप को देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लगेगा ट्यूनिंग बैठाने में कि यहाँ पढ़ाने का तरीका क्या होता है, वो आपको मैच करना होगा। हो सकता है आप पहले से ही ऐसे पढ़ते हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तुम आराम से बैठ जाएगी ट्यूनिंग। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो थोड़ा सा वेट करना, ये सजेशन है मेरा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा। चीज़ों में जल्दीबाजी कूद के सारी चीज़ों को याद कर लेना, इसमें मजा नहीं है। हल्का हल्का सा फीलिंग बनाओ, है ना? नदी में जब नहाने जाते हैं कभी, अगर आप कभी गए होंगे, गंगा नदी की डुबकी लगाई होगी ठंडियों के मौसम में, तो सीधे नहीं कूद जाते, पहले पानी का थोड़ा सा अनुभव लेना पड़ता है, हाथ से टच करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से थोड़ा थोड़ा मैच करवाना पड़ता है, एकदम से नहीं कूद जाना होता है। तो बस वैसा ही काम यहाँ पे भी लगभग लगभग हमें करना है। अब इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ सारी बातें। देखो, एक बार ही वीडियो बना के मैंने खत्म कर दिया था, फिर मैंने बाद में देखा, फिर मुझे मजा नहीं आया। इसलिए मजा नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कि कोई न्यू स्टूडेंट अगर इसे देखेगा तो उसकी ना क्रोनोलॉजी सेट नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने इसे दोबारा से प्री डिफाइंड किया, अपने लेक्चर को दोबारा से स्ट्रक्चर किया, इसकी स्लाइड्स वगैरह को, उसके बाद, ताकि आपको एकदम आपकी एक पिक्चर माइंड में क्लियर होते जाए कि हम कर क्या रहे, तभी ज्यादा क्लियरिटी आती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ हमारा रोड मैप क्या है। सर, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है, उसके बाद हम यूरोप का पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे यूरोप के प्रमुख सागर यानी कि सीज कैसे कैसे यूरोप में मौजूद है, जो कि बहुत जरूरी है हमें देखना। उसके बाद हम यूरोप के बेस को देखेंगे, खाड़ियां वगैरह जो गल्फ वगैरह वहां पे पाई जाती हैं। उसके बाद हम स्ट्रेट्स को देखेंगे, यानी जो जल संधियां वहां पर पाई जाती है। आपने देखा एशिया में हमने कैसे जल संधियों के बारे में पढ़ा है, जल संधियां हम बाद में समझेंगे क्या होती है और कौन कौन सी हैं वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल मैप ऑफ यूरोप, थोड़ा बहुत यहाँ के मानचित्र को समझेंगे कि फिजिकल लेवल पे वहाँ पे किस तरह से अल्पाइन कंट्रीज पाई जा रही है, किस तरह से वहाँ पे एक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसका, किस किस तरह से वहाँ पर एक सेंट्रल अपलेंट्स का पार्ट है। ये सब हम चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि यूरोप में रिवर्स कौन कौन से, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट से क्विकली मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर कितने लगेंगे। आज के लेक्चर में कोशिश करूंगा कि ये दोनों मैं डिस्कस करूँ एक लेक्चर में। इसमें मैं इन दोनों के लिए मैं एक लेक्चर कोशिश करूंगा कि हमारा हो जाए, और उसके बाद इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर हो जाए, इसके लिए भी हमारा एक लेक्चर हो जाएगा। इसमें लगभग 2 लेक्चर्स कम से कम लग सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 6 लेक्चर्स कम से कम हमारे लगेंगे इस कंप्लीट करने में यूरोप को। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। और एक प्लस पॉइंट और सुनिए, एशिया में तो मैंने नहीं किया, लेकिन यूरोप में मैं इस चीज को कर रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो बाइलिंगुअली, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो देख रहे होंगे, या हिंदी मीडियम के वो देख रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि सर समझ में ना बहुत बढ़िया सा आ रहा, कभी कभी उन्हें थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है लिखने वगैरह में, तो कहते हैं सर आप ना हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लिया करो, या फिर आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया करो, जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो। तो मुझे लगा यार, जब इतने स्टूडेंट इतना डेडिकेशन रख रहे हैं अपनी तरफ से, तो मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। काम थोड़ा डबल जरूर हुआ मेरा, लेकिन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ स्लाइड में लिख दिया है, आगे के लिए आपको ऐसा ही मिलेगा। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। बहुत टाइम लगता है इसमें डबल डबल करना, उसी को ट्रांसलेट करना, और इसमें मैंने सब कुछ अब ऐसे ही लिख रखा है। हिंदी वाले हिंदी पे फोकस कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे फोकस कर लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हो सके तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में एक बार नाम पढ़ लेना उसके, क्योंकि उससे कभी कभी अच्छे याद हो जाते हैं। और कई जगह इंग्लिश वालों के लिए हिंदी में लिखा हुआ चीजें अच्छी वर्क कर जाएंगी। अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोप का परिचय क्या। देखो, यूरोप के परिचय के बारे में आप इतना तो सुन लो एटलीस्ट। सबसे पहली बात कि जो हमने 7 महाद्वीप पढ़े अलग अलग, जिनमें हमने एशिया को सबसे पहले पढ़ा, जो कि विश्व का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में एशिया का महाद्वीप था, जनसंख्या में भी वही है। वैसे ही यूरोप के महाद्वीप की खास बात यह है कि ये सेकंड लास्ट नंबर में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि सबसे छोटों में ऑस्ट्रेलिया आता है और उससे थोड़ा सा बड़ा यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, उससे थोड़ा सा बड़ा यानी सेकंड लास्ट नंबर जिसका है वो है यूरोप महाद्वीप। तो बहुत बड़ा महाद्वीप ही है नहीं। दिखता कैसा है अभी देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी कहीं की नहीं करनी है। यादें मत करो, चीजों को याद बिल्कुल मत करना, बस जो समझ में आ रहा है ठीक है, वो अपने आप याद होता रहेगा। इसका क्षेत्रफल जो है यूरोप का, वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना ही है। आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा है, भारत एक देश है, यूरोप एक महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब होता है जिसमें लगभग 50-50 कंट्रीज मौजूद है अकेले अकेले। तो भारत से लगभग 3 ही गुना ज्यादा नहीं है। यूरोप में कंट्री आती है इंग्लैंड, जिन्होंने शासन किया था भारत के ऊपर, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बिहार का जितना एरिया उतना ही लगभग लगभग वो है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा सर, उसके अलावा चाइना, आप जानते हैं एशिया की कंट्री है, चाइना जितना अकेला बड़ा क्षेत्रफल में उससे छोटा ही है यूरोप। तो यूरोप बहुत बड़ा नहीं है फिर, क्योंकि वो एक देश से भी छोटा है। चाइना इतना बड़ा देश है, महान नहीं है, महान नहीं होगा अपनी आजकल साम्राज्यवादी नीतियों के कारण महान नहीं हो पा रहा, लेकिन बड़ा जरूर है।
देश से, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा सा फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप इन चीजों को यहाँ पे हल्का सा लिखा हुआ देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात मैंने बोली नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, कभी कभार कोई पूछ ले यदा कदा, उसके लिए मैंने बता दिया। अब हम आगे देख रहे हैं नेक्स्ट, और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है ये, मैं डिस्कस कर रहा हूँ लोकेशन यूरोप की क्या है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। देखो इधर, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या, मैं पीछे आना चाह रहा था। देखो लोकेशन ऑफ यूरोप, देखो एक छोटी सी बात आपको माय डियर पता होनी चाहिए कि जैसे अपना अर्थ का ग्लोब है जिसको हम दिखाते हैं इस तरह से, थोड़ा सा चपटा रहता है लेकिन फिर भी ऐसे ही बना दिया मैंने। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है जो ठीक बीच से जाती है और अपनी अर्थ के दो बराबर हिस्से काल्पनिक रूप से कर देती है, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। लेकिन इसको साथ में कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या फिर हम इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे ही कर कर ना केवल ये, बल्कि इस तरह की हमारे पास और भी अक्षांश रेखाएं होती है। बोला तो इन्हें रेखाएं जाता है, लेकिन ये रेखाएं नहीं होती, ये व्रत होते हैं। व्रत होते हैं, व्रत मतलब सर्किल होते हैं, यानी कि ये घूमे हुए, जितना आपको सिर्फ दिख रहा है उतना ही नहीं है, ये सर्किल है जो पूरा आपको एक हिस्सा दिख रहा है, उसका दूसरा हिस्सा। जैसे हम किसी को देखते हैं, कोई इंसान ने सामने बेल्ट पहनी है पेंट में, तो बेल्ट का हमें इतना ही हिस्सा दिखता है, लेकिन बेल्ट का पीछे भी हिस्सा गया हुआ है, ये हम जानते हैं। वैसे ही बेल्ट है ये एक तरह की, समझ रहे हो? तो ये एक तरह की चीज है जो ठीक बीच से जाती है, क्योंकि ये स्पेशल है, क्योंकि ठीक बीच से जा रही है और दो बराबर हिस्से कर रही है। ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी कि हम इसे नदन हेमिस्फीयर कह सकते हैं। नीचे वाला जो गोला बना, जो आधा गोला बना, अर्ध गोला जो बना, जैसे एप्पल के अपने दो बराबर हिस्से कर दिए वैसा टाइप का, तो नीचे का जो बना इसे कह दिया सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से ये जो बीच वाली जो लाइन है जो व्हाइट कलर की मैंने दिखा रखी है, 0 डिग्री अक्षांश जिसे मैं कह रहा हूं, इसको लोग विषुवत रेखा यानी इक्वेटर भी कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, क्योंकि बराबर हिस्से कर रही है इसलिए ऐसा कहते हैं। इक्वेटर भी लोग इसे कहते हैं। तो इक्वेटर वो लाइन है जो ग्लोब को काल्पनिक रूप से दो बराबर भागों में बांटती है, जिससे एक भाग उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध है। एक बात क्यों समझा रहा हूं, थोड़ा देख लो। अभी ये चीजें मैं वैसे अलग पढ़ाई जाती है टॉपिक में, लेकिन अभी रेफरेंस है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूं। कभी कभी कोई स्टार्टिंग से चीजें पढ़ रहा हो तो उनको आसान हो जाएगा। ये चीजें जो होती है 0 डिग्री, ये फिर से आई, तो ये भी एक सर्किल है, लेकिन ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से वर्टिकली जा रहा है। और इसी तरीके से जैसा ये सर्किल गया, और भी इसके भाई लोग इस तरीके से जाते रहेंगे। इन सर्किल्स की खास बात ये होगी कि ऊपर जब जाएंगे, ध्रुवों की ओर जब जाएंगे, पोल्स की तरफ जब जाएंगे, तब ये मिल जाएंगे, और पोल्स से जैसे जैसे दूर जाएंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, और इस जगह पर इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होगी। ज्यादा डिस्कस उस पर नहीं करना चाह रहा, मैं उलझाना नहीं चाह रहा आपको। ये वाला इलाका नॉर्थ पोल, ये इलाका साउथ पोल है, तो उस हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिल रही है आके। फिलहाल ये जो येलो कलर की जो वर्टिकल लाइन है ये भी 0 डिग्री है, लेकिन इसे अक्षांश ना कहकर इस बार देशांतर कहा जाता है। तो जो ये वर्टिकल लाइन है सारी की सारी देशांतर लाइन है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कितनी अक्षांश और कितनी देशांतर लाइनें हमारे पास हैं दिव्यांश, ठीक है, कमेंट्स में। एक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं कुल मिलाकर इतना कहना चाह रहा हूं, मेरा फोकस जो अभी सिर्फ है वो, अच्छा इस पे एक छोटी सी बात, ये येलो लाइन ने भी दो बराबर हिस्सों में ग्लोब को बांटा, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाले को हमने कह दिया कि ये पूर्वी गोलार्ध है, इसे हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह दिया, और इस वाले को हमने वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह दिया, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। आपने देखा होगा कि जब इंग्लैंड वाले भारत की तरफ आए थे तो उन्होंने भारत को इंडिया को ईस्ट इंडिया कहा, ईस्ट वर्ड यूज करते थे यहाँ के लिए। ईस्ट वो इसलिए कहते थे क्योंकि उनके हम ईस्ट में थे, क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति यहीं कहीं पर है, अभी हम डिस्कस करेंगे, मिडिल में, तो उनके ईस्ट में पड़ता था राइट हैंड में। वेस्ट इंडीज आपने देखा होगा, वेस्ट इंडीज किस तरफ है आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच की तरफ, उस तरफ। तो वहां पर जो वेस्ट इंडीज पड़ा है वो इनके लेफ्ट हैंड साइड में, इन्होंने वेस्ट कहा, वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट पश्चिम, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्यों उन्होंने ऐसा कहा। बाकी हम आगे देख रहे हैं मेन बात। अब सर मैंने डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि जो ये 0 डिग्री की लाइन है, ये लाइन टाइम निर्धारण के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो आजकल हम टाइम देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर इंग्लैंड में अभी रात का 12 बज रहा है तो भारत में उस समय 5:30 बज रहा होगा, 5.5 घंटे हम आगे चलते हैं उनसे। ऐसे कर कर स्थिति बदलती है। हमसे आगे जापान वाले चलते हैं क्योंकि जापान बिल्कुल ईस्ट में बैठा हुआ। इस तरीके से आप भारत के अरुणाचल प्रदेश में अगर बैठे हुए हैं और वहां अंधेरा, आप देखेंगे कि अंधेरा वहां बहुत, उजाला वहां बहुत जल्दी आता है क्योंकि पूर्वी हिस्सा है। गुजरात में आप बैठे तो उजाला वहां देर से होगा, अंधेरा वहां पश्चिम में होने के कारण देर से होगा। ऐसी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बोल दिया। तो ये टाइम निर्धारण के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इस चीज के कारण यहां पर ये 0 डिग्री जो लाइन है, 0 डिग्री यामयोत्तर भी इसे कहते हैं, ग्रीनविच नाम के जगह से जाती है इंग्लैंड के, इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। इस ग्रीनविच लाइन के बारे में थोड़े से फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये हमारा वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन यूरोप की बात आई है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना चीजों को, क्योंकि फैक्चुअल चीजें कई बार पूछ ली जाएगी। केबीसी में तो एक बार पूछ लिया गया था इससे क्वेश्चन, देखते हैं आप दे पाते नहीं दे पाते भी थोड़ी देर बाद। तो यूरोप के बारे में मैंने बता दिया। अब आप यहां पे आराम से देखो, ये जो चीज मैंने आपको बताई, जो प्राइम मेरिडियन है, पीएम एएम आप बोलते हो, तो पीएम मतलब प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है, जो रेड कलर की लाइन आपको दिखा रही है, यही है वो प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर।
इसी से टाइम डिफाइंड होता है, इसी के रेफरेंस पे हम बोलते हैं कि कितना आगे कितना पीछे, यानी इसके आगे जो इस तरफ होंगे वो आगे चल रहे होंगे, जो इसके पीछे होंगे यानी कि उनका टाइम पीछे चल रहा होगा। यानी अगर यहाँ पे 12 बज रहा है मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा आगे जाने पे, यहाँ पे पीछे 10 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, ऐसे टाइप का। आप शायद मेरी बात समझो। एक बात छोटी सी, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स फटाफट से पढ़ लेते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो 8 कंट्रीज से होके जाती है, 3 महाद्वीपों से होके जाती है। गलती होती है बच्चों से, वो 2 महाद्वीप बोलते हैं, 3 महाद्वीप। एक तो है यूरोप का महाद्वीप, एक नीचे अफ्रीका का महाद्वीप, क्योंकि बड़ा सा जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है अफ्रीका, रेड कलर की लाइन वहां से जाती हुई दिख रही है। लेकिन नीचे पे आपको ये इलाका दिख रहा होगा, ये इलाका भी कुछ इलाका है, और ये इलाका जो आपको नजर आ रहा है ये आपका अंटार्कटिका का इलाका है, और अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसीलिए 3 महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप और अंटार्कटिका, अफ्रीका और यूरोप, 8 देशों से होकर जाती है। आपको पता होनी चाहिए देश कौन सा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है इन चीजों पर कि भूमध्य रेखा कहां से पास करती है, कर्क रेखा कहां से पास करती है, मकर रेखा, इनमें से कहां से पास करती है। कई बार यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस पर बेस्ड। ग्रीनविच का तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन भूमध्य रेखा, कर्क रेखा का दिखा है, तो इसका भी आ सकता है। 8 कंट्रीज से होकर ही जाती है। इनमें से 3 स्पेन है, अपना जो यूरोप में, अभी हम देखेंगे कहां कहां ये चीजें रहती हैं। स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन का इलाका है, वो हम देखेंगे। फिर नीचे की तरफ टोंगा है, अफ्रीका का इलाका। उसके बाद अपने पास बुर्किना फासो है, अल्जीरिया है। ये कुछ इलाके हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, देख लेते हैं जरा कैसे कैसे दिखते होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, आप आराम से देख लेना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इसको याद, आप अपना अपना स्टाइल हो सकता है, आप कर सकते हो। तुम सब फ्रांस गए, इससे आपको ये कंट्रीज हो सके तो याद हो जाएंगी। बाकी अपना अपना स्टाइल कर लो। 2-3 ट्रिक और भी है, लेकिन मैं ट्रिक्स पे आपको उलझाना नहीं चाहता, इसलिए देख लो अभी हल्का सा। अभी प्लीज कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, मैं तो आपको सिर्फ ये स्लाइड बीच में आ गई इसलिए बता रहा हूं। अभी मैं कंट्रीज को डिटेल में देखना है, तब पता चलेगा कौन सी कंट्री कहां है, तब अच्छे से याद होगा। फिलहाल के लिए समझने के लिए, बात के लिए देख लो अपने इसको। टोगो कहोगे क्योंकि कंट्री है, अफ्रीका में पड़ती है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यू फॉर हो जाएगा, एम फॉर माली, अफ्रीका की कंट्री है। स्पेन यूरोप की कंट्री है। अल्जीरिया अफ्रीका की कंट्री है। बुर्किना फासो अफ्रीका की कंट्री है। फ्रांस यूरोप की कंट्री है। घाना अफ्रीका की कंट्री है। हम बाद में आराम से इन कंट्रीज की प्लेस देखेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहां से जा रही है, कैसे याद होंगी। तो याद करने पे प्लीज लोड मत लेना, कि बाद के लिए आपके नोट्स जब बनेंगे तब के लिए मैंने रख दिया, तब एक रिवीजन के लिए आपको याद रहेगा। तुम सब फ्रांस गए तो सबके अपने मतलब आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये 3 कॉन्टिनेंट से होके जाती है, थोड़ा ध्यान रखना, और 8 कंट्री से होके जाती है, 6 वाटर बॉडीज से होके जाती है। उनके नाम देख लो, अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वो पढ़ाई नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा। खाली बात के लिए है ये स्लाइड, ये स्लाइड सिर्फ बात के लिए थी, आगे बढ़ रहा है। अब बताइए, केबीसी में क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ दीज इज अ लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में इनमें से कौन सी रेखा है जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इक्वेटर नहीं है सर, वो पूर्वी और पश्चिमी में नहीं, उत्तरी और दक्षिणी में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है? देखो अभी जिक्र आया इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज ये टॉपिक नहीं है हमारा। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं। ये अगर आप देखोगे 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो इलाका है, और इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो इलाका है, इसको कहते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। इसके बारे में हम अपनी जलवायु वगैरह जब हम डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये हमारे जलवायु को समझाने में, कि कैसे कैसे हमें समझ में आता है कि सूर्य की स्थिति कैसे कैसे बदलती है और किस किस तरीके से चीजें चेंज होती है और मौसम वगैरह बदलते हैं। वो पढ़ते समय हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा का बहुत यूज होता है। तो अभी ज्यादा चीजें याद मत करो, सिर्फ फैक्ट याद मत करो, उसमें कोई फायदा नहीं है। बस अभी जिक्र हो गया इसलिए पढ़ लो। जो याद करना होगा मैं बोलूंगा कि इसे याद करो तो करोगे उस समय। आप इधर आ जाओ। अब हम देख रहे हैं यूरोप की सीमा के बारे में। ये लिखा हुआ बिल्कुल मत देखो प्लीज यार, ये लिखे हुए से काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी लिखा हुआ है ही नहीं सब्जेक्ट, ये बहुत एक क्लासिकल सब्जेक्ट है, बहुत तरीके से पढ़ना है। इधर देखो, इसमें भी मैं कहता हूं, इस मैप को पहले एक हल्की से नजर मारते हैं। आपको प्लीज याद होगा, आपने एशिया मेरे साथ पढ़ा है। आपको देखो रेफरेंस देने के लिए ये मैप दिया गया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए एशिया अफ्रीका से कहां कहां इसकी स्थिति है। वर्ल्ड मैप हो सके तो एटलीस्ट प्लीज अपने सामने रखें, वर्ल्ड मैप को खोल लें। आपको दिखेगा कि टर्की वगैरह तो हम पढ़ चुके हैं सर, ये तो एशिया का पार्ट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये नीचे जो दिख रहा है अफ्रीका का पार्ट है, ये यूरोप नहीं है, जिसको मैंने लाइन कर दिया यूरोप नहीं, ये रेफरेंस के लिए दिखा रखा है ताकि आपको आइडिया लग सके किसके अगल बगल में वो चीजें मौजूद है। तो टर्की तक की कहानी हमने पढ़ी थी, क्योंकि पश्चिम एशिया वाला पार्ट हमने पढ़ा था, वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट, कि टर्की है, टर्की के बगल में आपका जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, उसके बाद अजरबैजान है, ये चीजें हमने पढ़ी है। इराक है, फिर वो पूरा का पूरा बगदाद, इराक का प्रायद्वीप है, पूरा अरब प्रायद्वीप हमने पढ़ा है। इस तरफ तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा ये ब्लैक सी है, थोड़ा हल्के हल्के देखते हुए चलो, मैं जूम नहीं कर रहा, अभी एक साथ कर दूंगा बाद में, सिर्फ बोलते हुए चल लो, आप समझ लो कि वहां ब्लैक सी याद आ रहा होगा। क्योंकि ब्लैक सी के माय डियर आपको याद होगा ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बगल में यहां पर एक कैस्पियन सी है। आप भूले तो होंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे से पढ़ते हुए आ रहा है उसको सब याद होगा, कैस्पियन सी था। कैस्पियन सी के बगल में थोड़ा सा यहाँ पे एरल सी था।
आपको बिल्कुल याद होगा कि जो एरल सी है उसके बगल में काजाकिस्तान था ऊपर और उज्बेकिस्तान था नीचे। रिवीजन करा रहा हूं। ये क्या था? कैस्पियन सी था। कैस्पियन सी को हमने देखा इकरैट। इकरैट आपको याद होगा कि इसको कौन कौन दिख रहा था? ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, इन्होंने घेरा हुआ कैस्पियन सी को। कैस्पियन सी के बगल में कौन है? ब्लैक सी। और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बगल में मैंने उन दिनों आपको बोला था कॉकेशस पर्वत है, जो अब डिस्कस होगा हमारे साथ धीरे धीरे। ये रेफरेंस दे दिया मैंने आपको कौन कहां पे था। ये समझ अगर आपको आ पा रही है कि बगल में था तो बिल्कुल सही लाइन पे आप चल रहे हो। अदरवाइज आपने एशिया ढंग से नहीं पढ़ा मेरे साथ, पढ़ा ही नहीं मैं तो कहता हूं। ठीक है, अब हम हल्के हल्के एक बार चीजों को हल्का हल्का देख रहे हैं, मोटा मोटा बता रहा हूं। सीज को हमने अलग से डिटेल में डिस्कस करना है। अभी मेरा सिर्फ फोकस है कंट्रीज को पढ़ाने में, लेकिन कुछ चीजें हल्की हल्की जो देखी हुई हैं सुनी हुई है उनको डिस्कस कर लेता हूं। ये ब्लैक सी है जो सर्किल किया मैंने। इस ब्लैक सी के बाद ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरी जो वाटर बॉडी दिख रही है, नॉट इवन दिस, पूरी फैली हुई जो अंदर घुस घुस के आ रही है, जो ये ऐसे करके, ये पूरी वाटर बॉडी को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर कहते हैं। फिर उसके हम भाग कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं हिंद महासागर का एक हिस्सा हम बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं, एक हिस्सा हम अरब का सागर बोल देते हैं, वैसे ही करके इसके कुछ हम हिस्से कर देते हैं। हम बोल देते हैं कहीं एड्रियाटिक सी हो गया, कहीं एजियन सी हो गया, ऐसे हम हिस्से करते हैं। प्लीज मत जाओ नाम पर, सिर्फ भूमध्य सागर हो सके तो समझ में आ जाए आपको। अभी कंट्रीज भूमध्य सागर क्यों कहते होंगे? कुछ कुछ लग रहा है कि भू के मध्य से जाता होगा, जाता है, इसीलिए भूमध्य सागर कहते हैं। सिंपल है, मेडिटेरेनियन सी। अच्छा ठीक है, और क्या क्या खास बात है? और अभी कुछ नहीं, क्योंकि सीज पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मेरा डिस्कशन सीज पर बिल्कुल नहीं है। बस दो सी मैंने बोल दिए। ब्लैक सी हल्का समझ में आ गया, अच्छी बात। मेडिटेरियन सी समझ में आ गया, अच्छी बात। अदरवाइज हमें डिटेल में पढ़ना है बाद में। अभी जो मेरा डिस्कशन है वो कंट्रीज पर है, देश पर डिस्कशन करना है, पॉलिटिकल मैप को समझना है। देशों के नाम हमने सुना है पुर्तगाल है, स्पेन है, हमने यूक्रेन का सुना हुआ बहुत, इंग्लैंड, ब्रिटेन हमने सुना हुआ, स्लोवाकिया शायद सुना होगा, क्रोएशिया सुना होगा, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, शायद हमने ग्रीस, इन कंट्रीज के बारे में नाम सुनेंगे। हल्का सा देख लेते हैं पड़ती कहां है, जर्मनी, फ्रांस वगैरह। स्विट्जरलैंड का नाम बहुत सुना होगा, लिंचेस्टीन का नाम शायद सुना होगा। नहीं सुने वो ये मत सोचना है क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। आप भी ऐसी बक 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 करोगे, उसके बाद जब आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि चीजें फिर ऐसी हैं कि एक बार जुबान में आती है तो मजा आता है इनको बोलने में। ठीक है, ये मैप आपके लिए रख दिया बहुत बढ़िया से, कलरफुल तरीके से, ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। एक एक करके पहले मैप समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों, सिर्फ आप और सिर्फ मैं। ठीक है, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सभी के सभी? खुशी, सलोनी, कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? दिव्यांश, लकी, सुन पा रहे हैं? आराम से देखो। तो इसीलिए जो चीजें आपको यहां दिख रही है, इस मैप पे आके मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये प्रैक्टिस मैप है हमारा, आउटलाइन मैप, खाली मैप है। लेकिन पहले एक बार हल्का सा देख लेते हैं कौन कहां पर है। ठीक है, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखते हैं। जीरो लेक्चर आज हमारा, थोड़ा टाइम लग भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप देखो कि ये जो आपको देखो, सबसे पहले ना यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। समझ रहे हो? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप मतलब खुद प्रायद्वीप जैसा, और इसके अंदर प्रायद्वीप ही प्रायद्वीप पड़े हुए। मतलब अगर आप प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से नदियों से घिरे, समुद्र से घिरे हुए रहते हैं। आप देखोगे स्पेन वाला, देखो आप, इधर से भी घिरा पड़ा हुआ, इधर से भी घिरा पड़ा हुआ, इधर से भी घिरा पड़ा हुआ, तो हम नहीं कहेंगे कि यार ये एक तरह से प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप है सर, ये हम पढ़ेंगे इन प्रायद्वीपों के नाम, आइबेरियन कुछ नाम इनके रखे हुए हैं, आइबेरियन बात पढ़ेंगे। ये आपको फ्रांस दिख रहा होगा प्रायद्वीप टाइप का, ये दिख रहा होगा यूनाइटेड किंगडम प्रायद्वीप टाइप का, ऊपर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप टाइप का, हर कुछ प्रायद्वीप है। ये आपको इटली प्रायद्वीप की तरह दिख रहा होगा, ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप दिख रहा होगा, प्रायद्वीप ही प्रायद्वीप है। अब डिस्कस मत करो कि प्रायद्वीप क्या, यानी पेनिनसुला की मैं बात कर रहा हूं। तो कुल मिला के एक तो छोटा सा फैक्ट पता चला, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? भैया यूरोप को कहा जाता है, शकल देख लो उसकी, इसलिए कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज देख रहे हैं छोटी सी, कि जो ये आपको इलाका दिख रहा है, सिर्फ नाम पढ़ के चलना है। ये स्पेन है, कलर इसलिए दे रखे हैं ताकि एकदम समझ में आ जाए, बाउंड्री बनाने की जरूरत ना पड़े। पिंक पिंक पूरा स्पेन है। ये छोटा सा जो ये पिंक का ये द्वीप आ रखा है, बाद में हम बताएंगे इनके नाम क्या, अभी मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, ये भी पिंक है तो ये भी स्पेन का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल हमने पढ़ा कि वास्को डी गामा भारत आया, सबसे पहले यूरोपियंस जो भारत आए वो कौन है? पुर्तगाली। तो पुर्तगाल कहां से आया? यहां से, यहीं कहीं लिस्बन उसकी राजधानी है, रहने दो कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के बात यह कि स्पेन ये पिंक, उसमें छोटा सा एक कंट्री आपको दिख रही है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल भी हमें समझ में आ गया कौन सा है। फ्रांस, ये पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा फ्रांस है। हमने देखा था कि यूरोपियंस में फ्रांसीसी भी आए थे सबसे लास्ट में भारत पे, तो फ्रांसीसी भी यहीं से आए थे। आप अगर देखो थोड़ा सा, ये आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा, नीदरलैंड है ये, नीदरलैंड जहां से डच आए थे भारत में। तो अच्छा, डचेस भी यही है जी, बिल्कुल सर यही है। तो डच भी नीदरलैंड के जो लोग हैं वही है। इसके बगल में आप थोड़ा सा अगर नजर मारोगे तो ये ब्लू कलर का इलाका, ये बेल्जियम का इलाका है। बेल्जियम, ब्रुसेल्स आपने नाम सुना होगा, यूरोप में ही पाया जाता है, अमेरिका में नहीं है बेल्जियम, यहीं पे पाया जा रहा है। अच्छा, ये जर्मनी, फ्रांस के बगल में जर्मनी है, तो जर्मनी वगैरह के नाम हमने खूब सुने हुए।
जर्मनी वगैरह के नाम हमने खूब सुने, फ्रांस में हमने नेपोलियन वगैरह के नाम सुने हुए, आराम से सुने हुए आपने, हिटलर वगैरह के नाम। तो कुल मिलाकर इसके बगल में है पोलैंड, जर्मनी के पास पे ही पोलैंड है। मैं हर एक कंट्री के नाम नहीं ले रहा, जिनके नाम अपने सुने उनको दिखा रहा हूं कहां कहां पे बसी हुई है। और खास कंट्री इटली। इटली ये पूरा येलो कलर का जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये जो लंबा सा नीचे की तरफ आ रहा है, इटली है। ना केवल वो बल्कि ये भी इटली है, ये वाला, ये वाला सार्डिनिया द्वीप कहते हैं इसे, सार्डिनिया आयरलैंड है, ये इटली का ही पार्ट है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ग्रीन कलर का है, तो सोचो किसका पार्ट होगा, फ्रांस का पार्ट होगा सर। ये ऊपर फ्रांस है, इसका कोर्सिका द्वीप इसका नाम है, कोर्सिका। याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसलिए याद है ना क्योंकि कोर्सिका द्वीप और सार्डिनिया द्वीप के बीच में एक बोनिफेसियो जल संधि जाती है, इनके बीच में एक जल संधि है। अभी बिल्कुल याद मत करो क्योंकि जल संधि पढ़ाई नहीं रहा मैं, मुझे तो इसलिए याद हो गया क्योंकि वहां पे जल संधि जाती थी, इसलिए मुझे याद था उन द्वीपों के नाम, अदरवाइज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम का होगा अपने आप में, आप जानबूझ के आपके दिमाग में कुछ चीजें इंपोज कर रहा हूं, आप कोशिश मत करना, बस अपनी तरफ से जो मैं नाम डाल रहा हूं अपनी तरफ से जानबूझकर डाल रहा हूं, जितने अमाउंट में डालना चाहिए धीरे धीरे। ये एक छोटा सा द्वीप है, बहुत फेमस है, इटली का द्वीप है, ये इटली का ही पार्ट है क्योंकि येलो कलर है। सिसिली द्वीप, बहुत जबरदस्त भूकंप, वो ज्वालामुखी इरप्शंस होते हैं यहाँ पे, ये ज्वालामुखी जानते हैं ना, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं सिसिली में। ये इसलिए याद है मुझे क्योंकि इटली का ये जो प्रायद्वीप है, इटली की जो मुख्य भूमि है, और इटली का जो ये वाला सिसिली द्वीप है, इसके बीच में से मैसीना जलसंधि जाती है। याद मत करो मैसीना जलसंधि जाती है, बिल्कुल याद मत करो, मैं बता रहा हूं जाती है, इसलिए मुझे याद था इस द्वीप का नाम, वरना याद नहीं था। इटली हल्का हल्का याद। ये नीचे प्लीज मत देखो, मोरक्को मत देखो, अल्जीरिया मत देखो, ये मत देखो क्योंकि ये अफ्रीका का इलाका है। ये समझाने के लिए, रेफरेंस देने के लिए बता रखा है यहां पर कि ऐसा है। यहां पर एक जल संधि है छोटी सी, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, जिब्राल्टर है, मैं नहीं बताऊंगा आपको उसका नाम, बिल्कुल भी रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे खाम का। ये जो पूरा इलाका आपको अभी दिखने लगा, ये समुद्र है, और यही वो समुद्र है जिसका मैं थोड़ी देर पहले नाम ले रहा था। कौन सा नाम खुद बताओ, इसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ज्यादा डिस्कस नहीं करना, सिर्फ मेडिटेरेनियन सी हल्का सा याद करा बस, ज्यादा नहीं। और कुछ चीजें जो हमें काम आ सकती हैं सर, जो नाम काम आ सकते हैं। यूक्रेन बहुत चर्चा पे चल रहा है, इसलिए यूक्रेन देख लो। क्वेश्चन आया था 2023 में, यूक्रेन से सीमाएं कौन कौन से देश लगाते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये ऑप्शन आए थे। अब अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का आपकी प्रैक्टिस रहेगी, धीरे धीरे होगी, अभी नहीं होगी, तो आप इसका जवाब दे सकते थे, अदरवाइज नहीं दे सकते थे। एक एक कंट्री का नाम नहीं, क्योंकि यूक्रेन उन्होंने चर्चा में था, रशिया के साथ युद्ध वगैरह, इसलिए यूक्रेन के बारे में पूछ लिया होगा, ठीक है। और कुछ खास बात, ये कौन है सर, ये ब्लैक सी है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक सी है। ये छोटा सा एक सी दिखाई दे रहा है, इसका नाम एजोव सी है। आप कोई याद मत करना क्योंकि सीज को अलग से पढ़ना है, सीज को अलग से पढ़ना है, याद बिल्कुल नहीं करेंगे। अजोव सी कहते हैं इसे, अजोव, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही है, अजोव, और वो लिख दिया मैंने इंग्लिश में। ये मेडिटेरेनियन सी पूरा का पूरा। अब मैं बिल्कुल अभी सीज पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं नाम ही नहीं लेता हूं यार, खाली कंफ्यूज हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है नॉर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसके बगल में स्वीडन, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसके बगल में फिनलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ज्यादा टेंशन मत लेना, भी अपने आप याद होंगे नाम, आप मुझे पता है आप 0 लेवल से पढ़ रहे हो, अपने आप याद होंगे। नो स्वीट फिनाले, नो स्वीट फिनाले से याद रहेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों बता रहे यार, नो स्वीट फिनाले में क्या हो गया, ऐसा क्या? फिनाले होते हैं ना, जैसे कभी इंडियन आइडल का फिनाले चल रहा, किसी शो का, रियलिटी शो का फिनाले चल रहा, फिनाले में 2 लोगों के बीच में मुकाबला हो जाता है। ग्रैंड फिनाले जो होता है 2 लोगों के मुकाबले, एक फर्स्ट आता है, एक रनर अप होता है, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है। जो सेकंड आता है वो रोता है यार, फर्स्ट वाला भी रोता है, वैसे दोनों रोते हैं, रो रो के वहां पे झीलें बना देते हैं। अरे रो रो के इतना रोते हैं कि झीलें बन ले। सर झीलों का क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि सर ये जो फिनाले में जो फिनलैंड है ना, इसी झीलों का देश कहा जाता है, 1000 झीलों का देश, अ कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, ये फिनलैंड को कहा जाता है। तो इसीलिए अब हमें याद रहेगा कि फिनलैंड को क्यों कहता है। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर आप देखोगे, ये जो इस तरह के मामले, मतलब जहां की कंट्री बड़ी खुश रहती है, जहां का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा रहता है, फिनलैंड टॉप में अव्वल रहता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब इंडेक्स या डेटा तो ऐसा ही कहता है कि फिनलैंड के लोग बहुत खुशहाल हैं। पता करना पड़ेगा वहां क्यों जाके खुशहाल होंगे, जो भी है, लेकिन खुशहाल के उसमें इनका नाम आता है। ये कंट्रीज का, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस तरह की कंट्रीज है जो बड़ी खुशहाल मानी जाती हैं, हैप्पीनेस है यहाँ काफी, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अब एग्जाम्पल के लिए मैंने रुला दिया यार, और रुला के मैंने झीलें भर दी, तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रहेगा फिनलैंड से। ये 2 जने जो यहाँ बचते हैं ना फिनाले में, जो हम फिनाले खेलते हैं, फिनाले स्वीट नहीं है यार, नो स्वीट फिनाले, स्वीट नहीं है तभी तो रो रहे लोग। और वो 2 लोग जो बच्चे में, 2 को हम इंग्लिश में बोथ कभी कभी ऐसे कहते हैं कि बोथ दे आर स्टडिंग, बोथ दे आर गोइंग, तो बोथ, इसीलिए यहां पर जो आपको बीच में सागर दिख रहा है, इसे हम ना गल्फ ऑफ बोथनिया कह देते हैं, बोथनिया की खाड़ी, याद रखने के लिए। मैं आराम से बाद में डिस्कस करूंगा बोथनिया को।
ये तो मैंने अभी इसलिए किया क्योंकि मैंने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को याद कराना था कि नो स्वीट फिनल है, तो 2-3 चीजें वहां से याद हो गई। नॉर्वे में आप जानते होंगे अर्धरात्रि का सूर्य निकलता है, वो बाद में हम देखेंगे, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यही बात यहां पर बोले जाने लायक है, वो मैंने बोल दी। ये रशिया का इलाका आपको दिख रहा है। मैं ऊपरी ऊपरी तौर पर बातें बोल रहा हूं, हर एक टॉपिक पे मुझे बातें समझ में आ रही है कि ये भी बोलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूं, जरूरी है वो, क्योंकि मुझे ज्ञान का प्रदर्शन अभी नहीं करना आपके साथ, क्योंकि आप नए नए खेल रहे हो अभी गेम को, आप उलझ जाओगे वरना। ठीक है, अब इधर देखो, बेलारूस आपने शायद नाम सुना होगा कभी, रूस की तरह है। और उसके बाद ये 3 कंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चाहे कुछ भी लगे लेकिन ये कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट। 10 बार मैं इनके नाम लूंगा। एस्टोनिया बहुत बार लूंगा, लातविया, लातविया जैसे लातूर महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है, यहां लातविया है। और इसके बाद ये जो दिख रहा होगा रेड कलर का, ये लिथुआनिया है, लिथुआनिया जैसे बोल रहा हूं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मुंह से बहुत बार बोलना पड़ेगा आपको। इन 3 कंट्रीज को इसलिए बहुत बार बोल रहा हूं क्योंकि इन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। आप बोलोगे बाल्टिक, यार इतना पानी भरा पड़ा हुआ, बाल्टिक की तो जरूरत पड़ेगी ना। हाँ तो सर ये जो बीच का जो सागर दिख रहा है ना, बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी। उसका ऊपर का हिस्सा जो था वो बोथनिया की खाड़ी थी। रहने दो, याद बिल्कुल मत करो अभी, मैं बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा आपको कि फिनलैंड की खाड़ी कहां है, रीगा की खाड़ी कहां है, मैं नाम ही नहीं लूंगा इनके आपके सामने, क्योंकि वो मैंने खाड़ियां आगे डिस्कस करनी है। अभी तो कुछ चीजें उनके देश से रिलेट कर रही है, इसलिए उनके नाम ले रहा हूं। बोथनिया का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि बोथ लोग वहां बैठे हुए थे, फिनाले खेल रहे थे। अब इसका नाम इसलिए ले लिया बाल्टिक का क्योंकि यहां पे 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कोई ट्रिक नहीं दूंगा मैं आपको नाम याद करने के लिए, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रिक का गेम ही नहीं है। हमें इनको 10 बार पढ़ना है, ऑटोमेटिक नाम याद होंगे, क्योंकि नाम याद करके कुछ नहीं खेलने वाले हम, हमें खेलते खेलते नाम याद करने, समझ रहे हो। इसीलिए 3 कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। कल को ऑप्शन में आ जाएगा आपके कि इन चारों में से कौन सी बाल्टिक कंट्रीज है, कौन सी नहीं है, बताओ ये सो। तो भैया हमें क्लैरिटी के साथ पता है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बीच में जो है बना बाल्टिक सी। बाद में देखेंगे बाल्टिक सी वगैरह वगैरह के बारे में, और क्योंकि बाल्टिक सी के अलग अलग पार्ट होंगे, हम बाद में देखेंगे कौन कौन से पार्ट क्या क्या है। मैं बिल्कुल नहीं बता रहा इस सी का नाम क्या है, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा यहां पे क्या नाम है, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा इस सी का नाम क्या है, क्योंकि सी टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक तो कंट्रीज है सिर्फ, उसमें भी सिर्फ एक ऊपर से हल्की सी झलक लेना टॉपिक है बस। एक छोटा सा आइसलैंड का इलाका आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, सॉरी वो असल में क्या है कि वो हो गया था ना, टक्कर सी आवाज आएगी, आप बोलो ये क्या चल रहा है यार इनका क्लास में, वो लेकिन वो हो गया था यार, क्या बताऊं मैं आपको, पानी नहीं है असल में, पानी पीना था मुझे। ठीक है, ये जो आपको एक ग्रीन ग्रीन सा इलाका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना आपको, एक छोटा सा, मेरा कर्सर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन सा इलाका आपको दिख रहा होगा, ये देखो जर्मनी जो है ना, जर्मनी का थोड़ा सा इलाका आपको उठा हुआ दिख रहा होगा, इसे कहते हैं नदन पार्ट ऑफ जर्मनी। ये जो ऊपर पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा, और वही पार्ट ऊपर उठ के गया, तो बेसिकली ये पार्ट एक ही पार्ट है जो ऊपर गया, लेकिन 2 कंट्रीज में बढ़ गया। थोड़ा सा निचला हिस्सा जो है वो जर्मनी का, उत्तरी जर्मनी का हिस्सा हो गया, यानी नदन जर्मनी का पार्ट हो गया, और जो ऊपर का ग्रीन वाला इलाका है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डेनमार्क का पार्ट हो गया। डेनमार्क है ये, डेनिश आए थे जहां से, समझे। और इसी का पार्ट ऊपर पे वो जो ग्रीनलैंड दिखता है वो इसी का पार्ट है, दिख नहीं रहा इस मैप में, क्योंकि वो उत्तरी अमेरिका में हम उसे पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं। फिलहाल ये जो मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, इसका बिच्छू की तरह जो डंक निकला हुआ, इसकी क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका नाम है जूटलैंड। जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं इसे, जूटलैंड प्रायद्वीप, सूंड जैसी निकली तो जूट जूट, देख लो यार अपनी तरफ से। तो कुल मिला के ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ, ऊपर की तरफ डेनमार्क और नीचे की तरफ उत्तरी जर्मनी का हिस्सा, और ये छोटे मोटे द्वीप जो है ये भी इसी का हिस्सा है, डेनमार्क का। तो जूटलैंड प्रायद्वीप हो सके तो याद रहेगा, ठीक, वरना रहने तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपको कंट्रीज के नाम याद रखेंगे। अब जो काम की कंट्रीज है सिर्फ उनको मैं यहाँ पे मैप कर लेता हूँ, आज टाइम लग जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं, लगेगा, क्योंकि आज हमने चीजों को समेटना है, बड़े सिस्टमेटिकली पढ़ना है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से प्लीज, जो चीजें आपको दिखाई दे रही है इनके फटाफट से नामकरण करते हैं ताकि कुछ समझ में आए। ये सर अफ्रीका का इलाका है, ये बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना, ये हमें नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये रेफरेंस के लिए दे रखा है ताकि अच्छा समझ में आए। ये टर्की का इलाका, ये हमें नहीं देखना, ये अर्मेनिया हाईलैंड्स वगैरह हमने पढ़े हुए, ये इराक का इलाका, ये हमें नहीं पढ़ना, ये नीचे का सारे इलाके हमें, लेबनान वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। ये माय डियर स्टूडेंट अब जो पढ़ना है, जो काम की चीज है, क्या मैं आपको दिखाना शुरू कर दूं, दिखाने लग जाता हूं। देखो इधर जो काम की चीज आपको याद होगा, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी, काला सागर, हेलो। ये हो सके तो अभी याद हो जाए तो ठीक, वरना ना हो तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अजोव सी है, अजोव सी, सीज को मैंने बाद में पढ़ना है, लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े जो हमारी सीमा बनाने का काम करेंगे यूरोप की, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी है ना। सीज को अलग से पढ़ेंगे लेकिन ये पढ़ना फिलहाल जरूरी है। ये वाला कैस्पियन सी है, आपको याद होगा, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, सिंपल लिख रहा हूं। कैस्पियन सी के बगल में ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है, माउंटेन टाइप के भूरे भूरे कलर के, ये माउंटेन्स ही हैं। इन माउंटेन्स का नाम है कॉकेशस माउंटेन, आपको मैंने एक बार बीच में पढ़ाया था,
हम पढ़ेंगे डिटेल में माउंटेन्स को, यहाँ चिंता मत करना बिल्कुल भी। तो कॉकेशस माउंटेन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी एक सीमा बना रहे हैं। अच्छा, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है जिसे हम भूमध्य सागर कह रहे हैं। पूरा का पूरा पूरी बॉडी जो दिख रही है ब्लू कलर की सारी, जिसमें अंदर अंदर घुस घुस के जहां तक है सारा भूमध्य सागर। और बाकियों के मैं नाम नहीं बता रहा क्योंकि मुझे उन्हीं का नाम बताना है जिनसे मेरी सीमाएं बन रही है। अब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा था ये सारी कहानी आपको क्योंकि मुझे यूरोप की सीमा को आपके साथ साझा करना है कि यूरोप की सीमाएं और अन्य महाद्वीप से वो कैसे करके अलग होता है। जैसे मैंने आपको अफ्रीका के संबंध में बताया था, देखिएगा ये अफ्रीका है नीचे का पूरा, ये आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रहा है ये एक पर्टिकुलर इलाका। ये एक जल संधि है क्योंकि पानी की एक छोटी सी वाटर बॉडी है, दो जमीनों को जो अलग कर रही है और दो पानियों को आपस में मिला रही है। इन दो पानी के नाम है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये अटलांटिक सागर का हिस्सा है। अगर आपको याद होगा अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, अटलांटिक अंध महासागर से हिंदी में कहते हैं। उस अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली वाटर बॉडी जो है इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। हो सके तो याद करें, जल संधियां मैं पढ़ा नहीं रहा अभी, ये कुछ स्पेशल इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये दूसरे महाद्वीप से अलग करने का काम कर रही है। तो मैं भी यूरोप की सीमा को डिफाइन कर रहा हूं, इसलिए मुझे नाम लेने पड़ेंगे जिब्राल्टर के। तो जिब्राल्टर जल संधि इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि वो अफ्रीका को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद और कौन सर, भूमध्य सागर। आप देखें भूमध्य सागर के इस तरफ अफ्रीका, उस तरफ पूरा यूरोप, ये पूरा का पूरा यूरोप का इलाका है, पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप है। तो इसलिए भूमध्य सागर भी एक बाउंड्री बना रहा है। क्या काला सागर एक बाउंड्री नहीं बना रहा? बिल्कुल सर, काला सागर के नीचे टर्की है। टर्की आप जानते हैं एशिया का पार्ट है, ये सब एशिया का पार्ट है, यहां एशिया है। तो एशिया के साथ क्या हम नहीं देखते, ब्लैक सी एशिया से यूरोप को अलग कर रहा है, तो एक सीमा ये भी बन गई। क्या आपको नहीं लगता कॉकेशस माउंटेन्स जो है वो एशिया को अलग कर रहे हैं, यूरोप के साथ बन गई सर, सीमा एक और बन गई। समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहीं कहीं हम कहते थे कि ये तो नदी बह रही है, ये कहीं हम जानते हैं कि यहीं कहीं पर एक यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन्स कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता यूराल माउंटेन उस तरफ एशिया हो जाता है उसके, और इस तरफ उसके, इस तरफ यूरोप हो जाता है? क्या हम यूराल माउंटेन को नहीं कह सकते कि वो एक विभाजक का काम कर रहा है, एक बाउंड्री का कर रहा है? तो कल को कोई बोले यूरोप की बाउंड्री कौन बना रहा है, मैप बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे सर एक जिब्राल्टर जल संधि है, मोटे मोटे तौर पे भूमध्य सागर साफ साफ दिख रहा है, बना रहा है, मैं देख नहीं रहा नीचे, जो पैंप में आ रहा है सामने वो बोल रहा हूं। ब्लैक सी बना रहा है, कॉकेशस सागर बना रहा है, कैस्पियन सी बाउंड्री बना रही है, यही है मोटे मोटे तौर पे बाउंड्रीज बना रहे हैं, यही है। समझ में आ गया? अब यही चीजें ले देके यहाँ पर आपकी लिखी होंगी, कहीं पे पढ़ लेना इनको, ले देखिए यही चीज लिखी होंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख दी होंगी, बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ ई, रहने दो, इसका रेफरेंस नहीं है अभी, रहने दो इसको, ये जानबूझ के छोड़ा है मैंने, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी फिलहाल समझ में आ गया, हल्का हल्का, अभी ज्यादा नहीं समझ रहा। देखो उसी चीज को ना, बाउंड्रीज को मैंने स्पेशली यहाँ पे दिखा दिया छोटे मैप में, लेकिन छोटा मैप लेता तो रेफरेंस नहीं मिल पाता, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने बड़ा मैप पीछे लिया। ये समझ में आ गया। छोटी सी दो बातें बोल के हम निकल ले रहे हैं। नॉर्डिक कंट्रीज आपको बहुत सुनने को मिलेगा करंट अफेयर्स में भी, नॉर्डिक सम्मेलन वगैरह, नॉर्डिक समिट्स वगैरह चर्चा में रहती है। नॉर्डिक कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट बात छोटी सी ध्यान रखना, ये जो ऊपर के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, जिनके बीच में कोई स्वीट फिनाले नहीं हुआ था, नो स्वीट फिनाले था उनके बीच में, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीन कंट्रीज। उसके ठीक नीचे डेनमार्क, आपको याद होगा जब मैं कह रहा था कि ये बिच्छू का डंक जैसा दिख रहा है, जो कि जर्मनी के साथ एक पार्ट इसका मिला हुआ है, तो छोटा सा हिस्सा इसका नीचे जर्मनी है, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे, डेनमार्क के इलाके को सिर्फ ले रहे हैं, और एक इलाका ले रहे हैं आइसलैंड का। इन लोगों की संस्कृतियों में समानताएं पाई जाती है, समझ रहे हैं आप? इनकी संस्कृतियों में समानता, इनका कल्चर लगभग मोर और लेस एक जैसा है, भले ही ये अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन इनके कल्चर में सिमिलैरिटीज हैं, एक जैसी लगभग कई भाषाएं हैं, कहीं त्योहार इनके लगभग एक जैसे हैं, इसलिए नॉर्डिक कंट्रीज इन लोगों को इन्होंने कह दिया। 5 नॉर्डिक कंट्रीज है। इसमें फिर आपको बहुत से और छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर भी बोल देंगे जो ऑटोमनस कंट्रीज होती हैं, लेकिन वो है किसी ना किसी के अधीन, ठीक है। तो और छोटे छोटे द्वीप होंगे, उनका नाम भी ले लिया जाएगा, लेकिन वो या तो डेनमार्क के अधीन होंगे या नॉर्वे के अधीन होंगे, इसलिए हमने देश के नाम लिए जो मेन देश है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नो डाउट सीधे सीधे, उसके बाद एक कंट्री डेनमार्क और एक आइसलैंड, बस ये 5 नॉर्डिक कंट्रीज, और यही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहलाती है। एक कंट्रीज होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। वैसे तो नॉर्वे और स्वीडन को सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के तौर पे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप माना जाता है, यानी कि जो आपको कलर दिख रहा है रेड कलर और येलो कलर, बोला जाता है कि सिर्फ नॉर्वे और स्वीडन का जो इलाका है ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप को बना रहे हैं, नॉर्वे और स्वीडन का। लेकिन उसमें डेनमार्क को भी शामिल कर लिया जाता है, और फिर इसमें यहाँ पे फिनलैंड के इलाके को भी शामिल कर लिया जाता है, और फिर इसमें आइसलैंड के इलाके को भी शामिल कर लिया जाता है, मोर और लेस।
तो वैसे मोर प्रिसाइजली तो नॉर्वे और स्वीडन है, लेकिन कल्चर वगैरह को ध्यान में रखते हुए जो स्कैंडिनेवियन कल्चर रखते हैं उसमें हमने नॉर्वे के साथ स्वीडन तो था ही, फिनलैंड को भी रख दिया, डेनमार्क को भी रख दिया, आइसलैंड को भी रख दिया। फेरो द्वीप समूह यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जो कि डेनमार्क वगैरह इनके अधीन पड़ता होगा, या आप चेक कर लेना, तो वो भी इसमें पड़ता है। लेकिन आप मोटा मोटा याद रखेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज के नाम याद रखो। चाहो तो आप इन्हें स्कैंडिनेवियन कह लो या इन्हें आप नॉर्डिक कंट्रीज कह लो, क्योंकि इनमें काफी कंट्रोवर्सी वगैरह चलती रहती है नाम के चक्कर में, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन लेने की दिक्कत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होने वाला है गल्फ्स के बारे में, खाड़ियों के बारे में और सागर के बारे में। क्योंकि मैंने अपने को बहुत रोका ये बोलने में कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इनके नाम मैंने बिल्कुल नहीं लिए आपसे। अब इनके नाम पढ़ेंगे। सिर्फ हमारा अगला टॉपिक जो होगा खाड़ियों के बारे में होगा। जो खाड़ियां मतलब छोटी छोटी जो नैरो होंगी या चौड़ी खाड़ियां जो बनी होंगी या फिर जो वहां की बेज होंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले उसमें। और सागरों के नाम भी देखेंगे, क्योंकि इन सागरों के अपने अपने कुछ ना कुछ नाम होते हैं। भूमध्य सागर के अलग अलग नाम है, इस पर्टिकुलर सागर का कुछ नाम हम देंगे। ये छोटे छोटे सागर जो आपको दिख रहे होंगे, ये सागर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये सागर दिख रहा होगा, इसके इसके इस तरफ का सागर, इसके उस तरफ का सागर, अलग अलग नाम है इन लोगों के, इनके नाम हम पढ़ेंगे। यहीं पर एक अलग नाम है इस सागर का, यहाँ पे एक अलग तरह की खाड़ी बनती है, वो हम सब पढ़ेंगे। वो अपने लेक्चर में अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ उलझते हुए ना पढ़े, हम सुलझते हुए चीजों को पढ़े। आज के दिन का टॉपिक सिर्फ इतना है। आज आप सिर्फ पीडीएफ वगैरह, मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ जब पूरा टॉपिक कवर होगा तब प्रोवाइड करूंगा एक साथ, ताकि आपको सारे यूरोप की पीडीएफ एक बार में मिल जाए। रिवाइज करोगे, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत होगी, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा। आई होप स्टूडेंट जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको समझ में आया होगा। इसी लेक्चर को जब आप दोबारा देखोगे ना, अब आपके लिए वो नयापन नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं लगी होंगी अभी, अब नहीं लगेंगी, चीजें सुलझ गई हैं काफी ज्यादा, मुझे भी आप थोड़ा अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है। तो आज के दिन सिर्फ कंट्रीज वगैरह के बारे में देखना। कुछ चीजें थोड़ी बहुत ही छूट भी गई होंगी अभी बोलते समय, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक आगे तक चलेगा। वो जानबूझ के हमने चीजें छोड़ी हुई हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर आप लेक्चर्स को लाइक जरूर किया करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। डेली हमारे वीडियो लेक्चर्स आते हैं, हिस्ट्री में आएगा या ज्योग्राफी में आपको मिलता रहेगा। मैथ्स ऑप्शनल एक अलग चीज है, उसका वीडियो वो अगर आप रिलेटेड है उससे ठीक है, अदरवाइज हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो हमारे आते रहेंगे, तो इनको आप देखते हुए चलो। और वीडियो लेक्चर्स को लाइक जरूर किया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना चाहिए आपने अभी तक, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे जरूर बताया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। जो भी आपको लगते हैं सुझाव है वो भी आप दिया करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।